स्टुअर्ट क्लॉज फिलोसफी में आज हम देखेंगे लाइफ, हेल्थ एंड डिसीज़। तो लाइफ हेल्थ एंड डिसीज़ की सबसे पहले डेफिनेशन जान लो। लाइफ क्या है? लाइफ इज़ अ देखो लाइफ इज़ इनविजिबल, इंटेलिजेंट, इंडिविजुअल, सब्सटेंशियल, कोऑर्डिनेटिंग पावर एंड causes डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फोर्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म possessing इंडिविजुअलिटी। तीन आई हैं, एक एस है और एक कौन सा हो गया आपका? कोऑर्डिनेटिंग। तो सब्सटेंशियल, कोऑर्डिनेटिंग, बाकी आपको इंडिविजुअल, इनविजिबल, इंटेलिजेंट, पावर एंड काजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फोर्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म possessing द इंडिविजुअलिटी। मतलब कि यहाँ पे ये क्या करती है, इसमें एक पावर है जो कि क्या करती है, काज करती है, डायरेक्ट करती है, कंट्रोल करती है उस फोर्स को जो कि इन्वॉल्व हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ में। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, उस फोर्स को डायरेक्ट करती है, कंट्रोल करती है। और इसी की वजह से क्या है, ऑर्गेनिज्म में इंडिविजुअलिटी है। हेल्थ क्या है? Health is a balanced condition of the living organism in which the integral harmonious performance of the vital functions tend to the preservation of organism and the normal development of the individual। यानी ये बैलेंस कंडीशन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें कि हारमोनियस परफॉर्मेंस वाइटल फंक्शंस के होते रहते हैं, साथ में ऑर्गेनिज्म का प्रिजर्वेशन होगा और नॉर्मल डेवलपमेंट होगा इंडिविजुअल का। डिसीज़ क्या है? डिसीज़ एक एबनॉर्मल वाइटल प्रोसेस है जिसमें चेंज कंडीशन ऑफ लाइफ है जो कि इनिमिकल होती है ट्रू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल का ट्रू डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं होगा, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक डिसोल्यूशन होंगे। ठीक है, तो जब ऑर्गेनिक वाइटिलिटी एग्जॉस्टेड हो जाती है और विड्रॉन हो जाती है, तब क्या होता है, ट्रांजिएंट मटेरियल ऑर्गेनिज्म डाई हो जाता है, yield to chemical loss and dissolve into the elements, while these substantial spiritual organism continue its existence in the higher realm। मतलब क्या होता है कि जब ऑर्गेनिक वाइटिलिटी तो एग्जॉस्ट हो जाएगी तो वहाँ पे पर्सन जो है वो डाई हो जाएगा, मटेरियल ऑर्गेनिज्म डाई हो जाएगा, लेकिन जो केमिकल लॉस के अकॉर्डिंग जो है ना ये डिसॉल्व होने लगेगा। पर जो सब्सटेंशियल इंटिलिटी है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनिज्म है, वो कंटिन्यू उसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा, लेकिन किसके रियाल्म में? हायर रियाल्म में, यानी हायर क्षेत्र, जो उच्च क्षेत्रों में इसका अस्तित्व बना रहेगा स्पिरिचुअल ऑर्गेनिज्म का। All reaction to stimuli by which the functions and activities of the living organism are carried or originated in the primitive life substance। तो सारी एक्टिविटीज़ जो है उसके लिए जो स्टिमुलाई आ रहा है, वो कोई भी स्टिमुलाई के लिए हमारा फंक्शंस और एक्टिविटीज़ कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? प्राइमिटिव लाइफ सबस्टेंस से ओरिजिनेट हो रही है। पावर रिसाइड एट द सेंटर एंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पावर फोर्स फ्लो। ठीक है, पावर कहाँ से आ रही है? सेंटर से आ रही है। ऑर्गेनिक कंट्रोल जो है वो कहाँ से हो रहा है? सेंटर से हो रहा है। इसका एग्जांपल समझो, डायनेमो एक मशीन है। डायनेमो क्या है? एक मशीन है जिसमें क्या होता है कि एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा ये डायनेमो चल रही है। ठीक है, तो हमारा डायनेमो से कंपेयर किया गया आपके CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक कैसा है? डायनेमो की तरह है। ठीक है, वो डायनेमो क्या है? एक मशीन है। ठीक है, तो जैसे डायनेमो जो है वो गवर्न किसके द्वारा? डायनेमो को अपन कंपेयर कर सकते हैं CNS के साथ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ। ठीक है, तो डायनेमो इज़ अ मशीन। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी कंपेयर टू अ डायनेमो, और डायनेमो इज़ अ मशीन ड्राइवन बाय स्टीम और सम अदर फोर्स विच थ्रू द एजेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फ्रॉम द सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो क्या है, डायनेमो क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है। डायनेमो कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो करंट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। और ठीक है, और ये एनर्जी को कन्वर्ट करता है डायनेमो। ठीक है, उसी तरीके से CNS भी है अपना। CNS को कंपेयर कर सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक मशीन है जिसमें केमिकल फोर्स डिराइव्ड फ्रॉम द फूड से एक फोर्स आ रहा है, केमिकल फोर्स, थ्रू द एजेंसी ऑफ इलेक्ट्रोवाइटल इंडक्शन फ्रॉम द सराउंडिंग वाइटल फील्ड। वाइटल फील्ड जो है वो जैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है, वैसे ही इसमें क्या है, अपनी वाइटल फील्ड है। और ठीक है, तो फोर्स कहाँ से आ रहा है? फूड से आ रहा है। ठीक है, तो वाइटल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा।
वो फोर्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर वाइटल एनर्जी में, ठीक है, CNS के द्वारा। तो CNS एक मशीन की तरह है, ऐसा है। और इसके बाद जब भी कोई डिस्टर्बेंस होता है ना, तो क्या होगा, सेंट्रल पावर स्टेशन में कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो अपन को एक्सटर्नली उसके मैनिफेस्टेशन देखने को मिल जाएगा, एक्सटर्नल सिस्टम अफेक्टेड होगा। और जब एक्सटर्नल सिस्टम अफेक्टेड होता है, उसमें कोई इंजरी होती है, तो भी उसका रिफ्लेक्शन अपन को सेंट्रल सिस्टम में देखने को मिल जाता है। अगर अपन डिसीज़ को क्योर करते हैं तो क्योर क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ लाइकवाइज बिगिन एट द सेंटर एंड स्प्रेड आउटवर्डली। तो क्योर सेंटर से पेरिफेरी की तरफ होता है, विद इन आउटवर्ड होता है, अबोव डाउनवर्ड होता है, और रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस होता है, जैसा कि हेरिंग्स ला कहता है, ठीक है। तो डिसीज़ क्या होती है, मेटामॉर्फोलॉजिकली अगर अपन बात करें, मेटाफोरिकली, तो मेटाफोरिकली डिसीज़ एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। डिसीज़ मतलब क्या है, जो फ्लो है उसके उसमें एक रेजिस्टेंस है। तो डिसीज़ मैनिफेस्टेड बाय सिम्टम्स एक्सप्रेस द वाइटल रिएक्शन एंड रेजिस्टेंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इनरोड्स ऑफ द सम इंजूरियस एजेंट इन्फ्लुएंसेस और एजेंट के लिए अपना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और रेजिस्ट करता है, उसी को डिसीज़ कहते हैं। अब मैटर और फोर्स की बात करेंगे। तो फिजिकल साइंस ने क्या डिक्लेयर करता है कि जो मैटर है वो क्या है, इंडेस्ट्रक्टेबल है। ऐसा फिजिकल साइंस कहता है कि मैटर क्या है, इंडेस्ट्रक्टेबल है। मैटर एक कॉर्पोरियल सब्सटेंस होता है, वो इंडेस्ट्रक्टेबल होता है, ठीक है। उसमें इनर्शिया होता है, वेट होता है, एक्सटेंशन होता है मैटर में। इसी तरीके से हम देखें तो ईथर जो है, ईथर क्या है, एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जो कि स्पेस को फिल कर रहा है। ईथर इज हाइपोथेटिकल मीडियम filling all spaces through which in the form of transverse wave motion radiant or vibratory energy of all kind including light waves is propagated। तो एक मीडियम है जो कि स्पेस को फिल कर रहा है, और इसी मीडियम में आपका जो वेव मोशन हो रहा है, रेडिएंट और वाइब्रेटरी एनर्जी सब कुछ इसी मीडियम के अंदर में। तो ये हुआ। अकॉर्डिंग टू फिजिकल साइंस ऑल एनर्जी एग्जिस्ट इन द ईथर, ईथर में सारी एनर्जी एग्जिस्ट करती है। अब जो बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो बायोलॉजिकल साइंस क्या कहता है कि जो सेंट्रोसोम है वो क्या है, सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन इन सिस्टम ऑफ रेस। सेंट्रोसोम इज द सेंटर ऑफ स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन इन द सिस्टम ऑफ रेस, इज द सेंट्रोसोम। तो सेल्स के अंदर क्या है, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई के साथ में क्या है, सेंट्रोसोम, और सेंट्रोसोम क्या है, स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन एंड सिस्टम ऑफ रेस। ये बायोलॉजिकल साइंस क्लेम करता है। सो अगर अपन सेंट्रोसोम की बात करें तो ये स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। और इनकॉर्पोरियल लिविंग सबस्टेंस में क्या होगा, एक लिविंग सबस्टेंस होता है। जैसे सेल के अंदर सेंट्रोसोम होता है, वैसे ही लिविंग सबस्टेंस के अंदर क्या होता है, एक मतलब मटेरियल बॉडी के अंदर एक इनकॉर्पोरियल लिविंग सबस्टेंस पाया जाता है। सेंट्रोसोम जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होता है, ठीक है। द सेंट्रोसोम की तुलना करी गई है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है। तो जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमने डायनेमो से कंपेयर किया था, वैसे सेंट्रोसोम को अपन कंपेयर कर सकते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। जैसे सेल किसको गवर्न कर रहा है, सेल को गवर्न कर रहा है सेंट्रोसोम से, तो उसी तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो भी एक डायनेमो है, डायनेमो से इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इट प्लेस द सेंट्रोसोम एट द सेंटर ऑफ फील्ड ऑफ अट्रैक्शन। सेंटर ऑफ फील्ड ऑफ अट्रैक्शन आपका सेंट्रोसोम, ऐसा बायोलॉजिकल साइंस क्लेम करता है। और इसके बाद एक्सियोम क्या है एक, कि बायोलॉजिकल साइंस बोलता है कि जो लाइफ है ना, कहाँ से आई है, प्रेसिडिंग लाइफ से ही आई है। द स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन क्या है बायोलॉजिकल साइंस के अकॉर्डिंग, सेंट्रोसोम है। सेंट्रोसोम एक मीडियम है जो कि स्टैंड करता है लाइफ, और एक साइड पे उसमें लाइफ है और एक साइड मैटर है, ठीक है। तो लाइफ और मैटर के बीच में जो है उसी को क्या कहा है, सेंट्रोसोम, ठीक है। मैटर एंड लाइफ के बीच में एक फोर्स है, उसको कह सकते हैं अपन सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम जो है वो एक मीडियम है, जैसे ईथर एक मीडियम था वैसा सेंट्रोसोम भी एक मीडियम है, जो कि किसके बीच में स्टैंडिंग कर रहा है, मैटर एक साइड पे और एक साइड पे लाइफ है, ठीक है। और इसके अलावा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सेंटर न्यूक्लियस एंड सेंट्रोसोम सेल में पाया जाता है, डायनेमो से अपन उसको कंपेयर कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल साइंस क्या क्लेम करता है, इलेक्ट्रिकल साइंस में मैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरीज के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रिकल साइंस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया जाता है, उसकी मॉडल्स ऑफ ऑपरेंडी अपन समझ सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जीज की। फिजिक्स क्या बताता है, फिजिक्स एंड बायोलॉजी जो है उसमें उसका भी होम्योपैथी के साथ हारमोनी रहती है ना, क्योंकि होम्योपैथी वह साइंस है जो सारे साइंस के साथ हारमोनी में रहता है। तो क्योंकि अपने इसमें क्या है, इनफाइनाइट सिमल डोज यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अपन लोग क्या करते हैं, इनफाइनाइट सिमल डोज यूज़ करते हैं,
मैथमेटिक्स भी यही कहता है कि इनफाइनाइट सिमल डिफरेंशिएशन के बारे में मैथमेटिक्स से अपन को नॉलेज मिलता है। ठीक है, मैथमेटिक्स एक बहुत ही पुराना साइंस है, एंशिएंट साइंस है, और उसमें भी इनफाइनाइट सिमल डिफरेंशिएशन वगैरह अपन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अपन देखते हैं कैलकुलेशन में। डिसीज़ का नेचर, तो नॉट अ डिसीज़ क्या है, अच्छा होम्योपैथी क्या है, इट इज़ नॉट अ थ्योरी ऑफ डिसीज़ बट द थ्योरी ऑफ क्योर। ये थ्योरी ऑफ डिसीज़ नहीं है, थ्योरी ऑफ क्योर है। हनीमन फिजियो क्या है, डायनामिकल डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ फोर्स, तो हनीमन ने फिजियोकेमिकल डॉक्ट्राइन ऑफ लाइफ फोर्स के बारे में बताया। विर्चो ने जनरल सेल थ्योरी के बारे में बताया था, जो कि पैथोलॉजिस्ट थे विर्चो, तो उनने सेल थ्योरी के बारे में बताया था। विर्चो ने पैथोलॉजी को क्या बोला, पैथोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट इज़ दैट डिसीज़ इज़ मेयरली लाइफ अंडर अल्टर कंडीशन। जो डिसीज़ क्या होती है, लाइफ अंडर द अल्टर कंडीशन, अल्टर कंडीशन में जो लाइफ है उसी को डिसीज़ कहते हैं, और पैथोलॉजी क्या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अब यहाँ पे 84 ईयर बिफोर विर्चो के आने से 84 ईयर पहले ही डॉक्टर हनीमन ने 1813 में स्पिरिट ऑफ द होम्योपैथिक डॉक्ट्राइन्स के बारे में पहले ही बता दिया था। 84 ईयर एगो ही विर्चो के आने से पहले हनीमन ने स्पिरिट ऑफ होम्योपैथिक डॉक्ट्राइन के बारे में बताया। पहले विर्चो ने सेलुलर थ्योरीज पे काम किया, देन विर्चो ने बोला कि ये जो उनका कंक्लूज़न था विर्चो का लास्ट जब विर्चो लाइफ के लास्ट टाइम में आ गए थे, तब उन्होंने क्लेम किया कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट इन द 19th सेंचुरी एंड द विर्चू इज रिकॉग्नाइजेशन देयर फॉर ऑलमोस्ट रॉयल ऑनर वर ग्रांटेड। मतलब बाद में लाइफ को उन्होंने अल्टर कंडीशन बताया डिसीज़ को, डिसीज़ मतलब कि लाइफ इन द अल्टर कंडीशन, ऐसा विर्चो ने बाद में बताया। लेकिन ये तो हनीमन 84 ईयर एगो ही बता गए थे स्पिरिट ऑफ होम्योपैथिक डॉक्ट्राइन्स के थ्रू। ठीक है, ऑर्गेनिज्म और उसकी हेल्थ जो है ना टोटली डिपेंड करती है किस पे, स्टेट ऑफ लाइफ पे। ठीक है, जो कि उसके मटेरियल ऑर्गेनिज्म के अंदर एनिमेट कर रही है। अगर ये अल्टर हो जाएगी तो डिसीज़ हो जाएगा। डिसीज़ क्या है, डिसीज़ विल नॉट सीज टू स्पिरिचुअल डायनामिक अल्टरेशन ऑफ द स्पिरिट लाइफ मैनिफेस्टेशन बाय सेंसेशन एंड एक्शन, दैट इज दे विल नॉट सीजेस टू बी मटेरियल मॉडिफिकेशन ऑफ आवर सेंसोरियल कंडीशन। कोच एक्सपेरिमेंट 1883 में कोच ने क्या बोला, कोच एक्सपेरिमेंट, तो 1883 में कोच ने बताया, ठीक है, कि भैया जो कोमा बेसिलाई का सेप बताया है ना, तो ये कोच एक्सपेरिमेंट यही है। एशियाटिक कोलेरा का काज बताया कि ये विब्रियो कोलेरा की वजह से होता है, कोमा सेप का बैक्टीरिया होता है, उसका लेस देन 1/10,000 इन इंच ऑन द लेंथ, ये सब चीज़ें बताई जो कि मेरे एक वीडियो में डाला हुआ है। ठीक है, कोच एक्सपेरिमेंट, तो वो आप उसमें देख सकते हो। बट इसका समरी यही है कि कोच से पहले ही डॉक्टर हनीमन पहले ही बता गए थे, जो कोच ने बाद में बताया वो डॉक्टर हनीमन पहले ही क्लेम कर चुके थे। ठीक है, तो इसमें एक्सपेरिमेंट दिए हुए, जैसे पैटन कॉफेट ने क्या किया कि कोच का एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उनको कुछ भी नहीं हुआ। फिर जो मैटन कीन कॉफ और पेरिस है, उनने भी मतलब इनने क्या किया था कि एक चम्मच एक स्पूनफुल कल्टिवेटेड जॉम्स को इंजेस्ट कर लिया, तो उससे उनको कोई इफेक्ट नहीं आया। फिर मैटकिन कॉफ ने भी इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया था, पर इनने 3 चम्मच लिया तो उसके बाद भी इनको कुछ नहीं हुआ। ठीक है, और पर ये एक्सपेरिमेंट दोहराने की वजह से एक पर्सन की डेथ हो गई थी, इसके बाद से एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दिया गया और इससे क्लेम कर दिया कि जर्म्स को किल कर दो तो डिसीज़ क्योर हो जाएगी, ऐसा क्लेम किया गया था। ठीक है, तो 3 सक्सेसिव डेज तक उनने लिए थे। ठीक है, तो कोई इंजूरियस रिजल्ट नहीं आया, पर फिर अदर लेबोरेटरीज़ में एक्सपेरिमेंट दोहराया गया जिसकी वजह से एक पर्सन की डेथ हो गई, इसके बाद से एक्सपेरिमेंट बंद कर दिए वाले। तो ये चीज़ें, एशियाटिक कोलेरा 1831 में जब फैला हुआ था, तब डॉक्टर हनीमन ने उसका ट्रीटमेंट के बारे में बताया एशियाटिक कोलेरा के बारे में, और उन्हें ये क्लेम कर दिया था कि ये क्या है कि कंटाजीनियन होता है और वन इंडिविजुअल तो अनदर इंडिविजुअल में जाता है।
तो ये सब चीज़ें, क्योंकि ये माइन्यूट इनविजिबल लिविंग क्रिएचर की वजह से होता है कोलेरा। तो डॉक्टर हेनीमैन ने पहले इसका काज बता दिया था कि ये माइन्यूट इनविजिबल लिविंग क्रिएचर जो कि इनिमिकल है लाइफ के लिए, उनकी वजह से कोलेरा होता है, जो कि कोच के एक्सपेरिमेंट से हाफ सेंचुरी एगो भी बता दिया था। तो ये चीज़ हाफ सेंचुरी एगो डॉक्टर हेनीमैन पहले ही बता चुके थे, क्योंकि कोच के पास माइक्रोस्कोप था, डॉक्टर हेनीमैन के पास नो माइक्रोस्कोप, बट फिर भी डॉक्टर हेनीमैन पहले ही बता गए थे। और इसके बाद जो वॉन बेहरिंग है, इनने डिप्टेरिक एंटीटॉक्सिन का बारे में बताया था, ठीक है। तो जिसमें होम्योपैथी की मोडस ऑपरेंडी को आप समझ सकते हो इनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो बेसिलाई इज़ द प्रोक्सिमेट काज ऑफ कोलेरा बट इज़ नॉट कोलेरा। बेसिलाई एक प्रोक्सिमेट काज हो सकता है कोलेरा का, पर ये कोलेरा नहीं है, और ना ही कोलेरा का सोल काज बैक्टीरिया है। इसके अलावा हमें डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा काज और इफेक्ट के बारे में, पावर एंड प्रोडक्ट के बारे में, एक्स एंड एक्टेड अपॉन के बारे में अपन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। और ग्रेविटी, केमिकल अफिनिटी, इलेक्ट्रिकल लाइफ, माइंड, हेल्थ, डिसीज़, ये सब ओनली बाय देयर फिनोमेना, ठीक है। जैसे अल्सर, फीवर, पेन, जर्म, बेसिलाई, माइक्रोस्कोप, ये सब क्या है, रिजल्ट को बता रहा है। ट्यूमर, इरप्शंस, ये सब रिजल्ट ऑफ डिसीज़ है, ना कि डिसीज़ है, ठीक है। सारी एक्शंस जो है वो कंडीशनली होती है। नो फोर्स और एजेंट एक्ट अनकंडीशनल, कोई भी फोर्स अनकंडीशनली एक्ट नहीं करता, ठीक है। नो जर्म और बेसिलाई इज़ द सोल और एब्सोल्यूट काज ऑफ द डिसीज़, डिसीज़ का काज बेसिलाई नहीं होता, ठीक है। इसके बाद 10 सिक के बारे में बताया गया है, ठीक है, एफोरिज्म नंबर 1 में। फिर एफोरिज्म 6 में बताया गया है ना। एफोरिज्म 7 का रेफरेंस दिया है, 6 का दिया है, ठीक है। तो 7, 8, ठीक है। तो 1 में 10 दिया है ना। और पैराग्राफ 6 क्या बताता है कि अस दैट इन ईच इंडिविजुअल केस वी आर टू ऑब्जर्व ओनली व्हाट इज आउटवर्डली discernible through the senses, that is consist of changes in the sensorial condition or the health of body or soul revealed to our sense by morbid sign and symptom। मतलब डिसीज़ के बारे में बताया कि डिसीज़ वही है जो साइन सिम्टम के रूप में अपन सेंस से देख सकते हैं, वही डिसीज़ है। पैराग्राफ 7 में क्या बताया है, ही टेल्स अस दैट द डिसीज़ इज सफरिंग ऑफ द डायनामिक्स, डायनामिक्स का सफरिंग को ही डिसीज़ कहते हैं, या लाइफ प्रिंसिपल जो है उसकी सफरिंग को डिसीज़ कहते हैं। और 8 में क्या बताया एफोरिज्म में कि द जनरल प्रिंसिपल इज लॉजिक दैट व्हेन एन इफेक्ट सीजेस वी में, इफेक्ट चला जाएगा तो काज भी सीजेस हो जाएगा, इफेक्ट सीज हो जाएगा तो काज भी चला जाएगा, यानी काज चला जाएगा तो इफेक्ट भी सीज हो जाएगा, ठीक है। काज है सीज्ड टू एक्ट, ऐसा है। तो काज चला जाता है तो डिसीज़ भी चली जाएगी। और ट्यूमर क्या है, डिसीज़ नहीं है, ये रिजल्ट है। सर्जरी जो है इसके थ्रू आप ट्यूमर को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल डिसीज़ वहीं बनी रह जाएगी। अगर टेंजिबल प्रोडक्ट ऑफ डिसीज़ को आप रिमूव कर देते हो, मैकेनिकली ट्यूमर को रिमूव कर देते हो, स्किन के रप्शन को अगर आप पेलिएट कर देते हो, तो ये डिसीज़ है डिफ़िकल्ट टू क्योर में चली जाएगी, उसको क्योर करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो डिसीज़ कैसे क्योर कर सकते हो आप, इंटरनल डायनामिक मेडिसिन के द्वारा, और साथ में हाइजीन, ऑक्सिलरी, साइकियल, मैकेनिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, ठीक है। डिसीज़ क्या है, मॉर्बिड डिस्टर्बेंस है वाइटल फोर्स का। टिश्यू चेंजेस जो है वो रिजल्ट ऑफ डिसीज़ है। क्योर क्या होता है, रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ को क्योर कहते हैं, ठीक है। सिम्टम्स रिमूव हो जाएंगे तो डिसीज़ पेलिएट हो सकती है ना। और पेलिएशन क्या है, किसी भी तरीके से पेलिएशन हो सकता है। तो पेलिएशन के द्वारा जो है सिम्टम्स रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाएंगे, यानी मेटास्टेसिस हो जाएगा उनका, ठीक है। और डिसीज़ कैसी हो जाएगी, फिर वो इनक्योरेबल हो जाएगी। सप्रेशन और पेलिएशन जो है वो से डिसीज़ इनक्योरेबल हो जाती है। ये लोकल एप्लीकेशन के द्वारा होता है, या सर्जिकली पेलिएट और सप्रेशन होता है। तो इसके डायरेक्ट फिजियोलॉजिकल डोज जो है वो अपन नहीं देते, अपन क्या देते हैं, क्यूरेटिव डोज देते हैं, थेरापेटिक देते हैं। और सप्रेशन जो है वो केस ऑलवेज गोज बेड, सप्रेस केस हमेशा बेड उसका वो रहता है। जैसे रेक्टल फिस्टुला है, टीबी के पेशेंट में जब तक रेक्टल फिस्टुला है तब तक वो ठीक रहेगा, लेकिन अगर रेक्टल फिस्टुला को सप्रेस कर दिया जाएगा तो और भी ज़्यादा पर्सन एग्जॉस्ट हो जाएगा और वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे लास्ट में बताया गया है कि
ऑटोमोबाइल को कैसे ड्राइव करना है ये इसका नॉलेज होना चाहिए। उस तरीके से के डिसीज़ को ठीक करने के लिए अपन को ड्रग का नॉलेज होना चाहिए, डिसीज़ का नॉलेज होना चाहिए। सोर्स, नेचर और मोड ऑफ एप्लीकेशन के नॉलेज के बिना आप ड्राइव नहीं कर सकते ऑटोमोबाइल को, ठीक है। उसी तरीके से लाइफ भी एक पावर है जो कि लाइफ एक पावर है जो कि ह्यूमन ऑटोमोबाइल को चलाती है, ठीक है।